आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ है धीरेन्द्र पुंडीर जी और हमारे युवा साथी अनुपम सिंह जी। दोनों का स्वागत कर रहा हूँ और प्रारंभ करते हैं सीधे धीरेन्द्र जी से, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक। ये बताएं साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस बार जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोकसभा में, बड़ा विचित्र लग रहा है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति वो बिल्कुल वहां पे एक दादा की तरह बिल्कुल मैको बन के वो एक्टिंग कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा लग रहा है हाथ छुट्टा सांड घूम रहा है और बाकी सब इधर उधर भागते घूम रहे हैं। और जो वो कार्य वहां कर रहे हैं, पहले कह देते हैं कि हम इन पर प्रिविलेज मोशन लाएंगे, ये ऑथेंटिकेट करें, उसके बाद फिर जो है वो चुप बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे देखा कि वो निशिकांत दुबे भी उछल रहे थे कि मैं ला रहा हूँ सब्सटेंटिव मोशन इनको निकालने का और वगैरह वगैरह। वो भी आज उस पर कोई प्रोग्रेस दिखी नहीं मुझको। तो ये जो थियरी थी कि साहब कि राहुल गांधी जो है वो अपना नुकसान अपने आप कर लेंगे, इसलिए राहुल गांधी को कुछ मत बोलो, ये कुछ उल्टी पड़ती हुई सी नहीं दिख रही है आपको धीरेन्द्र जी? सर नमस्कार आपको भी और जयपुर डायलॉग के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपने शुरुआत की कि वो एकदम ऐसे दिख रहा है कि दादा की तरह, तो बिल्कुल कहना चाहिए कि अगर वो अंदाज है तो आपको दिखाई देगा। पहले वो एक दिन मिलते हैं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर से, आपके किरण रिजिजू से, आपने देखा होगा और कैसे हैं बाकायदा वो सब चीजें। किरण रिजिजू फिर भी उस स्थिति को थोड़ा सा बैलेंसिंग तरीके से संभालते हैं और दिखाते हैं बराबर में। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव, जैसे ही वो आया लेट्स टॉक विद, ऐसे करके एकदम जो है वहां से वो हाथ छुड़ा के लिटरली भाग रहे हैं, वो भागते हुए दिख रहे हैं। उससे पहले वो किताब यानी संसद को एक क्रीडांगन बना दिया। और राहुल गांधी आप भले ही जो भी कहते रहिए, लेकिन हो सकता है कि अभी उनकी पार्टी की क्रेडेंशियल नहीं है, ये मैं कह सकता हूं कि चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने अब बहुत लंबे समय से उसका जो वो रहा है उसकी वजह से सजा दे रखी है और वो मानती है कि भाई हम इनको नहीं मानते कि ये सत्ता में आने लायक है। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी के नेता भी है वो कर रहे हैं, उसमें मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि वो जो अब तक ये बातें बोलते थे कि साहब हमारा सबसे बड़ा चुनाव प्रचारक तो वो है, वही नहीं बोलते थे, आप और हम भी बोलते थे, आपको याद होगा हाँ कि हाँ। हमारा सबसे बड़ा, भाई सबसे बड़ा हथियार तो बीजेपी का राहुल गांधी है। अगर वो सबसे बड़ा हथियार है तो फिर आपने ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि आप प्रिविलेज नोटिस देंगे, आप प्रिविलेज मोशन लाएंगे। ये कह के मीडिया को, और मीडिया में जो आपके भाई इकोसिस्टम कह दीजिए, ये भी नहीं कहेंगे तो आपके साथ जो बहुत दिनों बाद पत्रकार आपको मिले हैं कुछ, वो आपकी दी गई लाइन को टो कर रहे हैं और उसके बाद आप बैक ट्रैक कर लेते हैं और राहुल गांधी उनका मजाक बनाते हैं। भले ही आज देखियो, मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि क्रेडेंशियल आपकी नहीं होंगी, हो सकता है ना हो, लेकिन आप प्ले बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को, अगर आपको लग रहा है कि हाँ राहुल गांधी आपके एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए वोट खींच के लाने हैं, तो फिर आप इस तरह की बेवकूफियां क्यों कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा कि आप आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे हटा रहे हैं। आपको किसी ने नहीं कहा था आप प्रिविलेज मोशन लाओ,
आपकी जनता, आपके समर्थक, वो तमाम लोग आप ही की बातों के बाद कहते हैं कि भाई आप कब एक्शन लोगे, आप कब एक्शन लोगे। आपने कहा कि वो सुधर नहीं सकते, आपने देखा होगा उस बाइट को जिसमें वो कह रहे कि वो नहीं सुधर सकते। बाद में वो संसद में वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमको उनसे दिक्कत नहीं है, उनके कामों से दिक्कत है। उसके बाद वो जिस आदमी को आपने इस बात के लिए छोड़ा हुआ है कि तुम जाओ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जितना भी लिखा हुआ है नेहरू के लिए, फला के लिए ढूंढ के लाओ और संसद में ऐसे करके लहराओ, वो आदमी भी पीछे दिखने लगता है। तो ये जो है, अब एक असमंजस की स्थिति दिख रही है। पहली बार बीजेपी में जो एक हम लोग पिरामिडिकल स्ट्रक्चर देखते हैं जो बहुत क्लियर होता है, कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आर्मी में होता है कि एकदम क्लियर कमांड होती है, उसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में, वो कम से कम क्लैरिटी खोती हुई दिख रही है। हो सकता है कि बीजेपी की लीडरशिप में क्लैरिटी हो, वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो क्लियर होंगे, उनको मालूम होगा यूजीसी से लेकर तमाम चीजें, उनके पास कोई स्ट्रक्चर होगा। लेकिन उनके मतदाताओं और उनके बीच में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, चूंकि उनके पास चाणक्य है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, और उन चाणक्यों की चाल समझने वाले लोग भी उनके पास हैं, वो भी उसमें बताएंगे। तो वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैंने देखा, सबसे ज्यादा, मैं तो सोशल मीडिया से एनालिसिस करके भी देखता हूं, तो उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे निराशा बीजेपी के समर्थकों को है। बीजेपी के विरोधियों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पहले ही मालूम है, वो तो लिख ही रहे हैं। आपने देखा होगा कल के बाद भी लिखा कि राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी, तो बहुत सारे लोग धज्जियां चूकते हुए दिखे उनके अपने थंबनेल में, वो मैंने देखा। लेकिन दूसरा ये है कि मैं फिर देख रहा था, कल भी देखा, आज भी देखा, कि वो सुबह कहने लगे कि वो बीजेपी कांग्रेस ने आज फिर किया। आपने देखा होगा पवन खेड़ा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हरनीत का, फिर एफस्टाइन, और बार-बार वो यही कह रहे हैं एप्स्टीन में कि पीएम मोदी को क्या है? पीएम मोदी को क्या है? वो भी जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उसका कोई लीगल नहीं है। लेकिन जब आप मुझे लगता है कि सठे समाज, आप उसको बहुत अच्छे सठे छठे साठे साठ्यम समाचरेत। जी, वही। तो अगर आप उसको भी नहीं मान रहे हैं, आप खुद उसका गायन कर रहे हैं, तो आप दिक्कत में आएँगे। आज नहीं तो कल आएँगे। चूँकि आपका ढाँचा, आप जब भी संगठन बनाया जाता है, तो संगठन कभी भी जीत की स्थिति के लिए नहीं बनाया जाता। संगठन तब बनाया जाता है जब आप पर प्रेशर होता है, तो वो लचक ना जाए। इसीलिए बनाया जाता है, क्योंकि जब आप जीतते हैं, आपसे कोई रणनीति नहीं पूछता है, और जब आप हारते हैं, तो बताने के लिए होते नहीं। मुझे लगता है वही स्थिति कम से कम कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है बीजेपी के खुद के मतदाताओं में इस वक्त। हाँ जी, अनुपम जी, आप क्या कहते हैं? सर मुझे पहली बार तो एक ये बोलते हैं कि हम प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। अगर इन्होंने कह दिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ये सरकार कई मुद्दों पर पलटी है, और कई मुद्दों पर ये कहते कुछ और है और बाद में फिर कुछ और करते हैं। जैसे इन्होंने, किरण रिजिजू ने बताया था कि हमारे मंत्रालय ने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में फिर बताया गया कि हम प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं। फिर ये मोशन लेकर आते, उसके बाद जो प्रिविलेज कमेटी है संसद की, उसके पास भेजते, फिर स्पीकर वो डिसाइड करते हैं कि हम भेजें या ना भेजें, जो भी है, और उसके बाद फिर वो हाउस में डिस्कशन के लिए आता है। तो जब इन्होंने ये कह दिया कि हमने सब तैयार कर लिया है, हमने मोशन भी वो सब कुछ रेडी कर लिया है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि एन वक्त पे ये लोग फिर निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम इस मोशन को नहीं लेकर आएंगे। और फिर कहा जाता है कि क्यों नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि अब निशिकांत दुबे ने वो सब्सटेंशियल एक्शन वाला जो भी मोशन है वो डाल दिया है, इसीलिए हम इस मोशन को नहीं लेकर आएंगे। तो क्या ऐसा संभव है अभी की सरकार में कि निशिकांत दुबे ने बिना सरकार की मर्जी के, सरकार एक मोशन लेकर जा रही है और इन्होंने कुछ ऐसा मोशन लाने का ऐलान कर दिया हो? ऐसा संभव ही नहीं है कि वो सरकार के करीबी सांसद भी हैं कि विचार विमर्श ना हुआ हो। तो मुझे तो लगता है जानबूझकर ये इस प्रिविलेज मोशन को एक तरीके से रोका गया है। दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो पत्र लिखा है ओम बिरला को, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें नई बात क्या है?
इसमें नई बात तो कुछ भी नहीं है। 2014 नहीं, 2014 से भी पहले से ये डिस्कशन लगातार जारी है कि राहुल गांधी काम कर रहे हैं विदेशी इशारों पर। वो विदेश में जाकर बैठते हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कार्यक्रमों में बैठते हैं, वहां बोलते हैं कि भारत में पूरा केरोसिन ऑयल छिड़का जा चुका है, बस एक माचिस की तीली की एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और वो आग लग जाएगी, पूरा देश जल उठेगा। किसान आंदोलन होता है, सीए वाला होता है, उसके बाद तमाम तरह के जितने भी आंदोलन होते हैं सब में कहा जाता है फॉरेन फंडिंग है, राहुल गांधी का सबको समर्थन होता है। फिर ये चीन वाले मुद्दे पर बार बार सेना को घेरते हैं, तो ये अब कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है। दूसरा, आप पत्र में ये कह रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको सांसद के पद से हटाया जाए। तो बात ये, आप लोधी गार्डन चल जाइए, वहां लोधी एस्टेट में अभी भी फोर्ड फाउंडेशन का ऑफिस चल रहा होगा। जब आपने उस फाउंडेशन को ही बंद नहीं किया है, जिसके आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी छीन ली जाए, उस फाउंडेशन के ही दफ्तर को आपने बंद नहीं किया है। वो एफआरसीए के तहत वहां पे वो कंट्री फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत वहां पे काम कर रहा है। होम मिनिस्ट्री से लेकर सबने उसको दर्जा दे रखा है। कई संगठनों संस्थाओं के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, उसको आप काम करने दे रहे हैं। लेकिन आप किसी नेता के बारे में बोल रहे हैं कि वो इससे मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए उसकी सांसदी छीन लो। आपको शुरुआत तो वहां से करनी चाहिए थी कि आपको लगता है कि कोई फाउंडेशन अगर खिलाफ भारत के काम करा, भगाइए उसको। रद्द किया है ना इन्होंने, कई लाइसेंस रद्द किए हैं एनजीओ के, मतलब 90,000 लगभग ऐसा कुछ आंकड़ा आ रहा था कि एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जो कोई धर्मांतरण में लिप्त था, कोई कहीं लिप्त था। तो इन ओपन सोसाइटी जो है या फिर फोर्ड है, इन सब का भी आप रद्द कीजिए। अगर नहीं रद्द, आप नहीं कार्रवाई करते हैं, तो फिर आप ये भी नहीं कह पाएंगे फलाना सांसद इनके साथ मिला हुआ है, वो तो कानूनी रूप से सही है, तो उसके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है सर कि अब एक जो एक्साइटमेंट पहले दिखता था, जो आम पब्लिक में एक दिखता था, राहुल गांधी ने कोई भी हरकत कर दी, वो एक आंख तक मार देते थे संसद में, तो उस पे 15 दिनों तक बहस चलती थी, 15 दिनों तक उनको गाली पड़ती थी, उनको याद दिलाया जाता था कि तुमने गलत किया है। लेकिन इस बार वो एक्साइटमेंट, वो उत्साह सोशल मीडिया से मिसिंग है थोड़ा सा, वो दोनों तरफ से मिसिंग है। वो कांग्रेस को अटैक कर जो करते थे हम लोग, वो भी मिसिंग है, और एक तरीके से भाजपा की तरफ से जो भी कदम उठाया जाता था या सरकार की तरफ से संसद में या सड़क पे कहीं भी, तो उसका जो समर्थन जिस तरीके से सोशल मीडिया में होता था, वो भी मिसिंग लग रहा है। अब क्या इसका कारण यूजीसी है या कोई और कारण है? हो सकता है, क्योंकि इस समय यूजीसी के समय पे तो जितने भी इनके हैंडल थे आईटी सेल वाले, उन्होंने तो समर्थकों को दुश्मनी ले ली थी। जी जी हाँ, सब पर आरोप लगाए गए थे। एक तरीके से आपस में, एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि राइट विंग इकोसिस्टम पूरा टूट चुका है, सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उस तरह की स्थिति बन गई थी। मेरा अब हमला और किसी ने किसी पे किया हो या ना किया हो, लेकिन जो इनके आईटी सेल के हैंडल्स थे, उन्होंने तो हम सभी लोगों पर हमला किया है, मेरे ऊपर भी किया है। जी जी हाँ, व्यक्तिगत हमले एक तरीके से किए गए। नहीं, मैं माफ करना, मैं अनुपम का नहीं बोल सर, रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं संजय सर, क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को बीजेपी का सेनापति बताने लगे हैं, उनको किसने कहा था जाके कि तुम हमारा प्रचार करो, तुम हमारे नाम से अपने आप को फेमस करना चाहते हो, आईटी सेल और आईटी डिपार्टमेंट बताते हो कि हम उनके वो हैं, और बाद में आईटी डिपार्टमेंट पे हल्ला बचाते हो। तुमको किसी ने कोई मानद पत्र दिया था? तुम्हारी मर्जी है, तुम कर रहे थे। अब तुम्हारी मर्जी है तो तुम हमारा नाम लेके बड़ा होना चाहते हो, हमको कोस के। ये एक बड़ा, मैंने जब बात की थी तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग ये कहा कि भाई ये जितने यूट्यूबर्स हैं, इनकी दिक्कत ये है कि ये अपनी मर्जी से टीआरपी के लिए वो सब कर रहे थे, और अब इनको लग रहा है कि भाई हम लोगों को हमारे साथ नाम जोड़ के ये बड़ा होना चाहते हैं। ये उनका कहना। कोई कभी किसी पार्टी के साथ नाम जोड़ के बड़ा हुआ है क्या? यूट्यूब पे वही चलता है जो या तो निष्पक्ष दिखता है या फिर रवीश कुमार की तरह हो। नहीं, ये लोग सर भूल जाते हैं, बहुत बार ये चीज भूल जाते हैं कि विचारधारा के प्रति वफादार होने और किसी पार्टी के प्रति वफादार होने, इन दोनों में एक तरीके से फर्क है। हो सकता है कि करपात्री जी महाराज ने भी पार्टी बनाई थी, जनसंघ भी एक पार्टी थी, भाजपा भी अभी एक पार्टी है, तो हो सकता है कि विचारधारा सबकी समान रही हो। अब आपके ऊपर है, वो व्यक्ति उस विचारधारा के प्रति वफादार है, तो वो उसको लगेगा कि ये पार्टी उस विचारधारा के ज्यादा करीब है, तो वो उसका समर्थन करेगा। लेकिन ये कार्यकर्ता समझ लेते हैं कि इनको समझना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी यूट्यूबर हैं,
वो कार्यकर्ता नहीं है, वो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है पार्टी का सदस्यता फॉर्म, या पार्टी ने उसको उनको महामंत्री या संगठन मंत्री ये सब नहीं बनाया हुआ है कि वो विवश है कि आला कमान का जो भी रिटर्न में निर्णय आएगा उसको ही हम मानेंगे, हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो ये उनको समझना चाहिए कि लोग अब ये इन्फ्लुएंसर जो है वो विवश नहीं है एक तरीके से। दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि काम न दिया जाए, कि ये राज्य सरकारें इनको काम दे रही है, देखो ये इनके अगेंस्ट थे। तो बात ये है कि अगर आप यूट्यूबर्स हैं, उनको अगर आप जो भी काम है अगर नहीं देंगे तो आप कुछ महत्व है उनका, तभी तो आप उनके पास जाते हो, उनको अप्रोच करते हो किसी भी नैरेटिव के लिए या कोई भी चीज के लिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला महत्वपूर्ण है ही नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं बताने को, ये प्रभावित कर ही नहीं सकता है जन विमर्श को, तो जाते ही नहीं आप उसके पास। लेकिन जाते हैं तभी जब सामने वाला उस कद का है। तो मुझे तो यही लगता है सर, उनको भी आईटी सेल वालों की गलती नहीं है, वो भी बेचारे पेरोल पे हैं, तो उनको भी दिखना तो था कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो उनकी भी वो चली जाती। तो मुझे तो सहानुभूति है सर उनके साथ, मैं उनका वो विरोधी नहीं हूँ। आज मैंने देखा धीरेन्द्र जी कि प्रदीप सिंह जैसे जो हैं आपके, अब प्रदीप सिंह जी को क्या कहें, उनको यूट्यूबर कहेंगे क्या? तो बहुत ही पुराने और वरिष्ठ पत्रकार है। अब यूट्यूब के ज़माने में यूट्यूब पे भी अपना वो बनाते हैं और बड़े अपनी गंभीर चर्चा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी आज ये लिख दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, अपनी कबर अपने आप खोद रहे हो, क्या कर रहे हो ये? धीरेन्द्र जी, दरअसल प्रदीप सिंह जी बहुत ही सीनियर, हम लोगों के जब जनसत्ता में भी उनके एक एक लिखे गए शब्दों को हम लोग देखते थे, मतलब जिस तरह का गांभीर्य एज ए जर्नलिस्ट, तब तक तो ये मीडिया नहीं था यूट्यूब या वो, तो उनको तो उस समय से लोग माना जाता है, उनको सब ने इंटरव्यू दिए, खुद गृह मंत्री ने इंटरव्यू दिया, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया, तो वो तो और माना भी जाता है कि कभी आप उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस या उस सब में नहीं है, एक एक शब्द तौल के बोलते हैं। अगर वो भी लिख रहे हैं तो ये सोचा जा सकता है, हालांकि उन पर भी कुछ ना कुछ सेंट्रल बीजेपी के पास प्लान होगा, क्योंकि बहरहाल सब लोगों को ढूंढने के लिए उन्होंने इंतजाम तो किया हुआ है ही। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बात सही है, आईटी सेल की मुझे मालूम नहीं, जैसे अनुपम ने कहा कि वो संपर्क करते हैं, क्योंकि मेरे से तो जब मैं एडिटर था तब भी कभी संपर्क नहीं हुआ, तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, और मैं भी उनसे नहीं कभी करता था। एक आध बार जाके अभी मिला था उससे, चुनाव जो उनका प्रभारी है मीडिया वाला, तो मुझे लगा कि अच्छा बहुत सारी चीजें उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, तो कभी तो टिक पे बोलना होगा। दरअसल ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई देता है कि लगातार एक पार्टी जब उरूज पे जाती है तो उसके सब प्लान सही होते चले जाते हैं, और उसको ये लगता है कि ये सारी राजनीति उसने बनाई है। जब मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसको कोई वोट देता नहीं, माफ कीजिएगा, वो वोट लेती नहीं है, हाँ वो वोट लेती नहीं है, लोग उसको वोट देते हैं। मैं हैरान हूं कि किस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर कुछ चेहरे हटा देते हैं तो वो बैठ जाएगा। आप यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरफ हटा दीजिए, मतलब थोड़े ऐसा संभव नहीं है भाई, वो बीजेपी में, बीजेपी की वो है, और फिर आप उस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, भूपेंद्र चौधरी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने वार्ड को हारता है। पंकज चौधरी जो 7-8 बार के सांसद हैं, उनका मुजफ्फरनगर के किसी गांव में किसी आदमी से पूछेंगे तो आपसे नाराज हो जाएगा कि ये किस आदमी का नाम ले रहे, कांग्रेस के तो हम किसी को जानते नहीं। तो दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा ये पार्टी है क्या। लोगों को ये लगता है कि जब पीएम मोदी 2011-12 का दौर याद कीजिए, मैंने ये पीछे बहुत सारे रिपोर्टरों की लिखी हुई किताबें भी रखी है, मुझे आदत है कि मैं उनको भी देखता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, किसी का बॉस रहा हूं, किसी के अंडर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि उनका फील्ड देखने का तरीका क्या है। वो अचानक लिखने लगे कि ये मोदी का चमत्कार, ये उसका, अरे भाई 2011, 12, 13 में आप देखिए पूरी दुनिया का और इस देश का कम्युनिकेशंस बदल रहा था।
आपके घरों में आतंकी दिख रहे थे, क्योंकि आपके बेडरूम में सीआरटी नहीं एलईडी आ चुका था। सीआरटी टीवी कभी बेडरूम में नहीं रखे गए थे इस देश में, वो सिर्फ ड्राइंग रूम में ही रखा जा सकता था, क्योंकि वो दीवार पे नहीं आ सकता था। जैसे ही आया तो पूरी दुनिया में आपने देखा किस तरह का माहौल चल रहा था। तो इस देश की जनता ने तय किया कि ये नहीं चल सकता, ये हमारे देश में जिस तरह का एक ऐसा विदेश मंत्री नहीं चल सकता है जो वहां बैठ के किसी दूसरे देश का पढ़ दे और उसको 3-4 मिनट तक पता ही ना चले कि साहब वो किस देश के उसका पढ़ रहा है वहां संयुक्त राष्ट्र में। इस तरह की चीजें नहीं चल सकती हैं। और कम्युनिकेशन नहीं बताया लोगों को कि ये जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जब 26/11 अटैक हुआ उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ही जब वो जा रहा है तो प्लेन में सारे पत्रकारों को कह रहा है कि पाकिस्तान भी, हवा ना जा रहे थे शायद, और कह रहा है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का पीड़ित देश है। तो ये लोगों ने तय किया था कि उनको कोई आदमी लाना है। फिर उसके बाद उन मोदी ने अपने आप को साबित किया, ये बड़ी अच्छी बात थी। पीएम मोदी ने अपने आप को बाकायदा साबित किया, 370 हटी, अद्भुत काम हुए, बहुत अद्भुत काम हुए। लेकिन आप ये देखिए संगठन कितना बना, क्योंकि लोगों ने वोट किया। अब वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं और इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे लोगों से, मैंने तो बहुत सारों से बात की, मुझे आज तक पन्ना प्रमुख नहीं दिखा। ये कौन है? ये तो अनुपम को जरूर मालूम होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बूथ वाले को भी जानता होगा। मैं तो पन्ना प्रमुख से नहीं मिला। और लेकिन मैं भी नहीं मिला आज तक किसी पन्ना और प्रमुख मैंने से। बीजेपी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है, हर में पन्ना प्रमुख फला ये। तो यार अभी तो तेलंगाना में आज आप ढूंढ रहे थे पन्ना प्रमुख, ढूंढो कहाँ गायब हो गए? बुरी तरह से हारे आज हैं? क्या कह रहे सर? बुरी तरह से हारे हैं, जहाँ एक वक्त ये पूरी नंबर 2 तरह की से पार्टी हारे बन हैं, गई थी। पूरी तरह से हारे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे नहीं है। आप पीएम मोदी पर हैं, आप योगी पर हैं, आप हेमंता पे हैं। इसीलिए आपको मोहन यादव भी चलता है, इसीलिए आपको भजन लाल शर्मा भी चलता है, इसीलिए आपको वो नाम भी चलते हैं जिनके नाम ही याद नहीं। भाई आप कैसे एक ऐसे समय में आप देखिए, मैं फिर यही कह रहा कि आपको संगठन की जरूरत तब होती है जब आपके प्रभामंडल में कमी आ रही होती है, तब संगठन उसको पूरा करता है। ये दिक्कत ये है कि उनका संगठन ये समझने से इनकार कर रही है। इसीलिए मैं प्रदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही जा रहा था। और ये बात वो लोग ज्यादा आसानी से देखते हैं जो फील्ड में रहते हैं। गालियां सुनेंगे, हो सकता है कि हम जो बोल रहे इसी पे आपके नीचे लिख के आ जाएगा बहुत सारी चीजें कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई बात नहीं है, अगर आप सही नहीं बोल सकते हैं, सच नहीं बोल सकते हैं, तो आप जब उड़ जाते हो ना, तभी आप ये आइडिया देते हो। मुझे याद है, आपको भी याद होगा सर, 89 की कैंपेन में, शायद 89 की कैंपेन थी या वो थी जिसमें राहुल, वो कौन सी उसको प्रचार कंपनी को दिया गया था, शायद लिंटास या किसको दिया गया था, कांग्रेस की तरफ से प्रचार का पूरा ठेका, जिसमें वो कभी केकड़े दिखा रही, कभी कुछ, वो सारे सब चीजें दिखा रही थी वो पूरे उसमें। और उसको कहा कि राजीव गांधी को समझाया कि पूरा विपक्ष केकड़ों में बदल चुका है। सर आप समझ नहीं रहे, पूरी तरह आंधी है आपकी। तो उसी तरह से ये केकड़े बेचने लगेंगे, सारे विपक्षियों को गाली देंगे, वो तो दे ही रहे थे, फिर उसके बाद उनको गाली देंगे जो इनको सही बताने की कोशिश करेगा। हो सकता है, मैंने इशारा कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रदीप सिंह जी बहुत ही मेरे सीनियर है और बहुत ही सज्जन आदमी भी हैं, कि उनको भी कल तक ये कुछ ना कुछ जरूर समझा देंगे। अगर वीडियो आ गया तो वो जरूर कुछ कहा जाएगा, और आपको भी मालूम है उनको क्या कहा जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि वो लोग प्रधानमंत्री मोदी की उस छवि में आए हुए जो लोगों के अंदर एक बड़ा अजीब, क्योंकि अभी तक लोग लिख रहे हैं, वीडियो पे तो भाग ही गए हैं जो लोग थे, लेकिन वो अभी भी लिख रहे हैं कि यूजीसी। मैं आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक फैसला आना था, उसका इंतजार कर रहा था। तो कौन सा? कौन सा? पोक्सो में 2 उन बच्चों की जो कुकर्म के आरोप के तौर पर है गवाही हो गई। उसकी तो 20 तारीख पड़ी है। नहीं, लेकिन आज गवाही हुई ना, आज ही देना था फैसला, 5 बजे फिर हुआ था, फिर रिजर्व किया गया। तो वो मैं इंतजार कर रहा था शाम 5 बजे में। तो लोग, जैसे ही मैंने लिखा कि
एक बड़ा फैसला होगा, लोगों ने लिखा 19 मार्च को फैसला होगा यूजीसी में, तुम क्या बता रहे हो फैसला होगा। तो लोगों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम लोग बहुत संवेदनशीलता क्या कहा जाता है, जब प्रशासन और लीडरशिप जनता की नब्ज को समझती हो। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत तो है। इसीलिए राहुल गांधी को आप भले ही अब मजाक बना रहे हो, जो अनुपम ने कहा बहुत ही सूक्ष्म बात पकड़ी है कि अब सोशल मीडिया पर अगर पहले उसके बयान का जिस तरह से मीम बनते थे, अब बहुत सेलेक्टेड लोग मीम बना रहे हैं। ये भी देखने की जरूरत है। अनुपम जी जी वो थोड़ा सा चलते हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है, और इसका एक कारण ये भी है कि शीर्ष नेतृत्व चुप है। वैसे तो जो कहा धीरेन्द्र जी ने कि भाई ये तो केवल अपनी ऑक्सीजन जो है वो या तो मोदी जी से लेते हैं, या यूपी का एग्जाम्पल लें तो योगी जी से लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर दिखता है कि मोदी जी यहाँ पर जो है वो हर बार वही किसान आंदोलन वाली टैक्टिक्स अपनाने का प्रयास करते हैं, जो हर बार चलेगी नहीं, कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रणनीति अपनानी चाहिए। कि आप चुप बैठे रहो, कुछ अपने आप हल निकल आएगा, वो थोड़ा थोड़ा वो पीवी नरसिम्हा राव वाला स्टाइल। लेकिन दूसरी तरफ योगी जी को यदि देखिए, ऐसे किसी भी मैटर पे वो चुप बिल्कुल नहीं रहते, और अभी भी लगातार जो उन्होंने अपने वक्तव्य से पूरा यूपी को ऊपर से नीचे तक कर रखा है, हिला रखा है। तो इसीलिए जब लोग कहने लगते हैं कि हमें योगी चाहिए, हमें योगी चाहिए, तो फिर आप ये आईटी सेल वाले चिल्लाने लगते हैं कि देखो देखो अब ये मोदी और योगी को लड़ा रहे हैं। अनुपम जी। जी जी सर, योगी आदित्यनाथ को मैं सर थोड़ा सा अलग मान के चलता हूँ। मतलब योगी और उनके शासन को बाकी भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री या भाजपा के किसी भी राज्य में या केंद्र में कहीं भी कह लें शासन चलाना, और उत्तर प्रदेश में योगी का जो पिछले 9 साल है, इन दोनों की तुलना एकदम ही नहीं हो सकती है। एकदम ही नहीं इसीलिए हो सकती है क्योंकि अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, अकेले ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर ये जो पूरा यूजीसी वाला मुद्दा लगातार जो चल रहा था, उस बीच भी खुलकर बार बार आगाह किया कि हमें जातिवादियों से बच के रहने की जरूरत है, हमें जातिवाद से बच के रहने की जरूरत है। और एक उन्होंने अपना एक सेटअप किया हुआ है कि हमारा पूरा हिंदुत्व वाला जो है वो है और हम उसी पर रहेंगे, हम ये जाति पाति वगैरह में नहीं करेंगे। आप देखिए ना, वो पूरे प्रकरण के बीच स्कॉलरशिप वो घोषित करते हैं, और उस स्कॉलरशिप के 900 करोड़ रुपए जो जारी किए जाते हैं उसमें लिखा जाता है कि ये सभी के लिए है, SC ST माइनॉरिटी और वो सामान्य वर्ग, सबके लिए लिखा जाता है। यानी जिस सामान्य वर्ग का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक नहीं लेती हैं, जिस कारण कम्युनिटी नोट चिपका दिया जाता है एक्स द्वारा उनके पोस्ट पे। कितनी शर्मनाक बात है कि इतने बड़े गणतंत्र की राष्ट्रपति जो है उनका फैक्ट चेक हो जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ वहां पे मेंशन करते हैं सामान्य वर्ग को भी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और ऐसा साहस दिखाना अपने आप में जो है वो बड़ी बात है। मौजूदा जो सिस्टम है भाजपा का, मौजूदा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में। दूसरी बात सर, वो ऐसा कर सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचाया है। कहां 2016-17 में इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, और कहां अभी 3 लाख करोड़ रुपए से 10 साल में अब 9.5 लाख रुपए करोड़ का बजट ये लोग पेश कर रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए एक मुख्यमंत्री है जिसकी वेशभूषा देखकर जो विरोधी है वो ये कहते हैं अरे ये तो महंत है, ये तो योगी है, इसको थोड़े ना पता होगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, फोन इसके हाथ में कभी देखा नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। और वो व्यक्ति अपने राज्य में 225 करोड़ रुपए सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बजट में अलग से रखता है। तो आप उस व्यक्ति की समझ पर कैसे सवाल कर सकते हैं जो एक तरफ AI के लिए भी बजट रख रहा है और दूसरी तरफ ये भी चेतावनी दे रहा है अपराधियों को कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना कहाँ चले जाओगे। ये तो उन्होंने दिखाया ही है बार बार पिछले 9 वर्षों में। तो मतलब मैं तो इस अभी देखिए उन्होंने ब्रह्मोस के तो दोबारा बोला ना कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। जी हाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि और आज उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर और समाजवादी पार्टी को ललकारा, खड़े होकर वहां पे बीच में बोला है वो जो गालिब का जो शेर है
कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे, तो उन्होंने खुल के वहां पे कहा है कि तुम लोगों ने उत्तर प्रदेश की छवि खराब करके रख दी थी और अभी कहाँ पे स्टेट पहुंचा है वो तुम देखो। तो वो जी बस एक लाइन सर, माफ करना मुझे, जी क्योंकि अनुपम की बातों के बीच में याद आता है, अनुपम से मैं बाद में माफी मांग लूंगा। नहीं दरअसल सर, आप ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ये नहीं बोला है आज उन्होंने ये बोला है कि जो भी वंदे मातरम नहीं गाएगा वो कान पकड़ के बाहर जाएगा, उसको कान पकड़ के बाहर करो। इससे बढ़िया बयान मैंने सुना ही नहीं है। मैंने सुना कि ये किस किस के कान पकड़ के बाहर करेंगे, उन्होंने कहा सबके कान पकड़ के बाहर करो। इतना शानदार बयान दिया है कि साहब ये कौन है, ये लोग कहां से, मतलब उनका आइडिया ये था, ये लोग आते कहां से हैं। और बिल्कुल क्लियर कि जो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कान पकड़ के उनको बाहर ले जाया जाएगा, बस बाहर कीजिए, खत्म। ये सीधा कहा है जी। अनुपम कंटिन्यू। अच्छा, वो कर भी देंगे, वो इस तरह नहीं करेंगे जैसे पार्लियामेंट में हो रहा है कर कि आज प्रिविलेज मोशन और फिर उसको वापस ले लेंगे, फिर ये आपके कोई निशिकांत दुबे कुछ धमकी देंगे, फिर चुपचाप रह जाएंगे। इस तरह का मामला नहीं है, वहां जो कह दिया वो होगा जी। वहां होता, और आप सोचिए ना, कौन मुख्यमंत्री है जो विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष को ऐसे ललकारते हुए बोले कि तुम तो माफिया की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाते हो और दीपोत्सव का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, अयोध्या राम मंदिर का विरोध करते हो। यानी जो कोर मुद्दे भाजपा के हैं, जो कोर मुद्दे रहे हैं अब तक संघ के भी, उन सब में सब परफेक्टली अगर कोई काम कर रहा है, केवल बोलने वाली बात नहीं, केवल काम भी अगर कोई नेता कर रहा है तो, और उस एजेंडे पर बिना इफ बट की परवाह किए हुए चल रहा है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। वहां पर आपको याद है ना वो तारीख मौलाना तौकीर रजा ने जो वो किया था बरेली में, उसके बाद उन्होंने वहां जो बुलडोजर चला और मौलाना के साम्राज्य पर पहली बार एक तरीके से प्रशासन का वो हस्तक्षेप हुआ, और तब इन्होंने कहा था ना कि मौलाना भूल गया था कि यूपी में शासन किसका है। उसके बाद से उस मौलाना की कोई खबर ही नहीं आ रही है। नहीं तो तौकीर रजा हर जुम्मे के दिन खबरों में आता था, आज भी जुमा ही है, बहुत पवित्र दिन है, हम लोग जब बैठ के बात करते हैं। अब तक सुबह से शाम तक तौकीर रजा की कहीं कोई खबर नहीं है। तो ऐसा बदलाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के राज में ही संभव हो सकता है। और कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो एक तरफ अध्यात्म हिंदुत्व को और एक तरफ एआई को और विकास को, दोनों को साथ में लेके चल रहा हो। किसी के पास इस कॉम्बिनेशन को बिठाने की अभी क्षमता ही नहीं है एक तरीके से। तो वो क्योंकि वो चीजों को समझते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी पता है, वो 5-5 बार सांसद बन के आए हैं, वो गोरखपुर मंदिर में जनता दरबार लगाते थे। और पूर्वांचल की राजनीति जिसको पता है वो पूरे देश की राजनीति कर सकता है, इसमें कहीं कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वही है, इसमें लड़ाने वाली कोई बात नहीं है सर। ट्रांजिशन एक चीज है जो पिछले हजारों वर्षों में कई बार हुआ है। जब एक राजा के बाद दूसरे राजा आते थे, एक राज पुरोहित की मृत्यु होती थी तो दूसरे राज पुरोहित नियुक्त किए जाते थे। तो जब भी कोई व्यक्ति निष्क्रिय होता है तो उसका उत्तराधिकारी आता ही आता है। कभी दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, कभी फिर बाद में अटल आडवाणी हुए, हो सकता है अब योगी और शाह होंगे। तो ट्रांजिशन ये तो चलता रहता है, ये तो पीढ़ीगत परिवर्तन हर जगह होता है, ये तो विधि का विधान है। तो अगर कोई बात भी कर रहा है कि योगी भविष्य है या उनका भविष्य में क्या किरदार होगा, क्या वो भाजपा की राजनीति के केंद्र में होंगे, तो इसमें लड़ाने वाली सर मुझे कोई भी बात नहीं लगती है। वो आकलन तो होगा ही एक तरीके से। लाल कृष्ण आडवाणी को तो कब का पीएम इन वेटिंग कह दिया गया था, और वो भी वाजपेयी के एक्टिव रहते। उनको जब वाजपेयी ये प्रधानमंत्री बनते उस समय से ही आडवाणी पीएम इन वेटिंग है। वो राम मंदिर रथ यात्रा निकाल रहे थे तब से ही पीएम इन वेटिंग है। लेकिन ऐसा थोड़े था कि उनको लड़ा रहे थे लोग अटल आडवाणी को बीच। आखिर पीएम इन वेटिंग होते होते उनको बीच कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तब भी सरकार बहुत अच्छे से चली। तो मुझे लगता है ये आकलन करना यही तो काम है, यही विश्लेषण करना हमारा आपका यही काम है। तो वो हम कर रहे हैं, इसमें लड़ाने वाली कोई बात नहीं है जी। जी। तो अब ये लोगों को नोटिस होने लगा है धीरेन्द्र जी, और कुछ जो ध्वनियां आ रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि भाई मोदी जी को इसमें हस्तक्षेप करके और कुछ अपने स्तर पर निर्णय करना पड़ेगा। ये जो पॉलिसी है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा अपने आप, वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, आज की बात पे ही मैं कर रहा हूं, चूंकि लोगों को, दर्शकों को लगेगा
मुझे नहीं पता आप अलग से प्रोग्राम बनाते या नहीं है, वो हम लोग उस प्रोग्राम को तो नहीं खराब कर रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे कहा जाता है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि योगी जी ने कि वो कहा कि अगर वो शंकराचार्य थे और इतना पवित्र आप मान रहे थे तो वो लाठी चार्ज किसने कराया था? वो उस समय भी शंकराचार्य हो सकते थे ये युद्ध उसके लिए। और कहा सीधे तौर पर उन्होंने जो लाइन ली है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हो उसी बात को कह रहा हूं कि बात कैसे कही जा सकती है, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि वो बात कही जा सकती है और बहुत बेहतर तरीके से कही जा सकती है। नहीं कह रहे तो अलग बात है, फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं कहना है, वरना तो हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। सपा के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजे। क्लियर कर दिया, पूरी चीज क्लियर कर दी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। उसी जवाब दे दिया जिन लोगों को ये सवाल पूछना था, जो इस बात के ठेकेदार बने हुए थे कि साहब वो तो शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने कह दिया यार जिसको लिखना है वो लिखे, कहीं पूरे गांव में घूमे, उससे क्या है? क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के घूम सकता है क्या? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगा के घूम जाएगा क्या? कोई सपा का प्रदेश अध्यक्ष घूम जाएगा? नहीं, ये एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म में यही व्यवस्था है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और वो माना जाता है, पवित्र माना जाता है। कोई भी कानून होगा तो उसको कानून मानना पड़ेगा। तो ये जो क्लियर है, मतलब आप जो कह रहे हैं कि वो कह क्यों नहीं रहे, वो बोल क्यों नहीं रहे, वो चाहते हैं, वो चाहते तो इस तरह के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बहुत भाई चीजें सबका साथ सबका विकास जो है वो दोबारा भी बोला जा सकता है कि भाई हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। उससे भी लोग जो है वो थोड़े शांत हो सकते थे, लेकिन वो तो दूसरे आपके वो क्या नाम है, वो मोहन यादव बीजेपी वाले, और एक है मोहन यादव आपके समाजवादी वाले, जो आज सुनते हैं गिरफ्तार हो गए। पीडीए करते मनोज यादव, सॉरी मनोज यादव पीडीए के इतने बड़े समर्थक, और उनके पीडीए के अंग नहीं, उनको SC ST फंसा दिया, बताइए। जी किस सवाल अनुपम से? अनुपम ही बता दे, चलिए। मनोज यादव इनके मित्र लगते हैं मुझे लगा। नहीं मनोज यादव से सोशल मीडिया पे मनोज यादव से मेरी वैसी कोई दोस्ती नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं इनकी जो बकलोलियां थी इनकी, और एक और वो प्रवक्ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम में उनका भूल रहा हूँ, वो भी हिंदू लगातार अटैक करते रहते हैं। भाटी है। हाँ, भाटी। फिर वो उन्होंने जी मैं माफ कर रहा हूँ, आप ही बोलना, लेकिन मैं बता दूं उसको ये लगता है कि वो जब वेद व्यास जी जो है जो किताब छोड़ के गए थे उसके हाथ में ही दे के गए थे, और ऐसी बातें करो सामने चूंकि पढ़ के तो एंकर भी वही आता है, उसको तो जो प्रोड्यूसर देता है वही, प्रोड्यूसर कहाँ से लाता है, वो बेचारा इसमें से देख लेता है चैट जीटीपी में से, और चैट जीपीटी से वो निकाल के उसको दे देता है। तो वो जो भी बोलता है और उसको लगता है वो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। मैं देखता हूँ उसको कई बार, मैं सोचता हूँ कि यार ये कभी घर जाके भी पढ़ता, और वो सबको ये कहता है तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है अनुपम, अब आपका सवाल। नहीं, मनोज यादव के मामले में सर मैं ये कहता हूं कि यूपी पुलिस ने समाज सेवा का काम किया है। समाज सेवा का काम इसीलिए किया है कि वो बेचारे पिछले 2-3 दिनों से लापता थे, और वो लापता थे, उनका परिवार भी चिंतित था कि बेचारे कहाँ चले गए, अब कैसे हमारा गुजारा चलेगा। पार्टी भी चिंतित थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे थे कि कहाँ चले गए, ढूंढो जरा, खोजो उनको। तो पुलिस उनको खोजने निकली, वो धरा गए, उनको वापस लेके आई है, खाना पीना जेल में सब कुछ का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, मुझे ये भी सूचना मिली है। तो उस हिसाब से देखे तो उन्होंने समाज सेवा का काम किया उनको ले। दूसरा SC ST एक्ट वाली बात ये है सर कि ये तो सर्वे भी आया था, ये रिसर्च भी आया था कि जो भी अधिकतर जो खबरें आती है कि दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, या फिर कहीं पे गांव में लठैतों ने ने दबंगों ने दबंगई दिखाई, तो जहां भी आप दबंग वाला ये शब्द समझ लीजिए, वहां आप जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई वो जिन पर आरोप लगाया गया है वो ओबीसी समाज के ही कोई लोग हैं, कोई यादव हैं या फिर कोई और हैं।
तो मतलब अधिकतर SC ST के केस जो रजिस्टर होते हैं उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय से ज्यादा OBC समाज के लोगों के खिलाफ रजिस्टर होते हैं। और यही कारण है कि UGC वाले मामले में भी उन्होंने भी जो साथ दिया और वो भी मुँह करते लगातार कि नहीं इसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी डर है ना भाई, कल को UGC में जैसे जनरल को अभी एक्सक्लूड किया गया है, कल को उनको कर दिया जाएगा तो बेचारे जैसे SC ST केसों में लगातार फंसाए जा रहे हैं वैसे ही यहाँ भी फंसाए जाएंगे। तो सबसे बड़ा भुक्तभोगी SC ST एक्ट का OBC समाज ही है। मैं तो ये कहूंगा कि जनरल कास्ट से भी कोई भी खबर मैं पढ़ता हूँ तो वहां पे यही आता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सचमुच दलितों को पीटते हैं, एक चीज ऐड कर दूं, फंसा दिया जाता है, ये वाली बात। जी एक सर। चीज ऐड कर दूं इसमें, मजे की बात यह है कि पता नहीं आपने वो आदेश पढ़ा या नहीं पढ़ा जो UGC में पारित हुआ था। तो उन्होंने 5 क्वेश्चंस ऑफ लॉ बनाए थे और उसमें जो दूसरा है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ऑफ लॉ नंबर 2 है, वो ये कहता है वेदर द इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंडर द इम्प्यून्ड रेगुलेशंस would have any bearing on the existing constitutional and statutory subclassification of the most backward castes within the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. बताइए, and whether there are effective protection and safeguards to such extremely backward castes against discrimination and structural disadvantage. पूरा खेल पलट दिया है। धीरेन जी, ये देखा था आपने? हाँ देखा था, मैंने उसको भी देखा था, लेकिन उसका गहरा मतलब आपने ही बताया था, वो ज्यादा अच्छा था। हम लोग तो उसी में उलझ रहे थे कि जो इसीलिए क्योंकि हम लोगों के पास जो पूरा डिटेल था उसमें उतना ही, हम लोग उसी पर 3 वाला और वो 2K वाला जा रहे थे, उसी में ढूंढ रहे थे कि असली खेल तो वहीं छिपा हुआ है। लेकिन खेल तो उसमें बहुत सारे थे और हम लोग तो ये देख रहे थे कि किस तरह से वायलेशंस, मतलब हम लोग तो विधि के समक्ष समानता में ही उलझे हुए थे। ये तो कई सारी अंदर समानताओं में असमानता है। असल में जब उनको कहा गया, लोग पहचानते नहीं भाई, जजेस भी बड़े तरीके से अपना काम कर लेते हैं। अब उन्होंने ये तो लिख दिया, किसी ने खड़े होकर उनसे ये कहा कि साहब की जनरल क्लासेस का इसमें जो है वो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उनका मैं आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट जनरल क्लासेस। उसको कई लोगों ने जो है वो बड़े गलत तरीके से भी उछाला, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अंदर क्या लिख दिया है इसमें। अब इसका जो है वो भेद निकाल के बताएं तो सारा का सारा उन्होंने कह दिया कि भैया सब आपस में ये करेंगे तो तुम जो है इसको कैसे समेटोगे। सीधी सी बात है कि दिस इज नॉट ए होमोजेनियस ग्रुप जो आपने SC ST OBC कर दिया, ये होमोजेनियस ग्रुप है ही नहीं। इसलिए ये 5C तो स्ट्राइक डाउन होना ही होना है। बाकी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हर तरह का हो सकता है, उनका ये कहने का मतलब इसमें ये हर तरह का हो सकता है। विद इन SC ST OBC उनके विद इन भी है और हो सकता है, उसका क्या होगा? नहीं, वो बिहार में जाते ही EBC में नहीं आ जाएगा भाई। आप दरअसल आप उसको, और आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको तो आप चेंज बिना लॉ में आए करेंगे नहीं कि साहब इनको उनके बराबर कैसे दे दोगे, आप दे ही नहीं सकते। वो तो सारा कुछ खैर जो भी था वो तो अभी तक पता नहीं चला। लोग वैसे लोगों के पास फोन आए होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अब तक मानता हूं कि ये समझ में नहीं आया कि ये लाया क्यों था, ये अभी तक नहीं समझ में आया। क्योंकि ये खेल और नुकसान है, अभी भी नुकसान। लोग भले ही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज्यादा, चूंकि देखिए अभी बिहार और यूपी में, बल्कि बिहार में भी इतना नहीं देखा हमने, यूपी में ज्यादा विरोध बहुत जबरदस्त देखा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब वोट होगा हो सकता है कि उस समय बहुत सारे लोगों को अपने स्थानीय कारण याद आएंगे इसके, लेकिन इसके बावजूद आपके उसमें एक दरार है। आपने अपने किले में एक दरार दिखा दी है कि उसको चौड़ा किया जा सकता है, उस पर अटैक किया जा सकता है। और ये किसकी है? जिसकी सबसे ज्यादा उस किले को संभालते हुए जिम्मेदारी, मैं इसको कोई कास्ट से नहीं जोड़ रहा, मैं इसको एक विशुद्ध तौर पर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखता हूं कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी होगी जो अनअबंडेंट, जिसका कोई भी
किसी बिना शर्त समर्थन है जिसको, भाई अभी तक पूरा का पूरा सबको यही तो कहा जा रहा था कि ये जो अपर कास्ट है उनकी वोट नहीं मांग रहे थे भाई, उनके टिकट नहीं दे रहे थे। याद कीजिए आरजेडी आरजेडी में ये कहा जा रहा था सीधे तौर पे कि यार तुम वोट नहीं देते हो तो तुमको टिकट इतने क्यों दिए जाए, ये साफ था। आपने उसको बैठे हुए जैसे कोई आदमी आपके लिए पानी लेके आया हो और आपने वो पानी का गिलास उसके मुंह पे फेंक के मारा हो, तो इस तरह का काम वो क्यों हुआ अब तक नहीं पता, ये तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा। जी सर। गिलास की बात की आपने, बताइए एक प्रोफेसर साहब के ठंडा पानी डाल दिया गया तो वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई उनको पत्थर मार दिया गया। सर मैं तो एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए सर कोई व्यक्ति है जिसका एक राज्य में ओबीसी है, दूसरे राज्य में वो बेचारा जनरल है, और जहाँ वो जनरल है वहां उसका एडमिशन है, तो वो उसको किस हिसाब से जज किया जाएगा, उसको जनरल माना जाएगा या फिर ओबीसी माना जाएगा? वो तो आपने एक बताई, मैं तो आपको एक ऐसी जाति बता सकता हूँ जो कि हरियाणा में जनरल और हमारे और राजस्थान में ट्राइबल राइट। और मध्य प्रदेश में ओबीसी है, तो आप समझ लीजिए। और 50% ट्राइबल कोटा वही जाति ले जाती है। उनको कॉलेज में फिर किस हिसाब से वो करेंगे, उनको वही तो है, बताओ वो जिस राज्य में है उस हिसाब से देखेंगे कि वो जिस राज्य से पढ़ने आए हैं उस हिसाब से देखेंगे। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग था संजय सर, मतलब चूंकि बातचीत हुआ हरी, इसलिए मैं आपके सवाल के बिना ही कह रहा हूं। दरअसल जो झूठ और मक्कारी है इतनी ज्यादा हुई, और उसको ये वामपंथियों का नाम जरूर लेते हैं कि वामपंथियों को इन्होंने ये कर दिया, इनका हर, मैंने देखा हर प्रवक्ता सुबह से पहला वर्ड जो है बाद में कुल्ला करता है, पहले वो वामपंथी को गाली देता है 5, और वो करते वही है जो वामपंथी उनको कह दें। दरअसल अभी तक ये निकाला नहीं गया कि मोदिगा 3 कोटूर में, कर्नाटक का विजयनगर जिला है, वहां एक बड़ी ऐतिहासिक यात्रा होती है जो 500 सालों से निरंतरता में है। वहां महाशिवरात्रि से पहले निकाला जाता है और यहाँ सब लोग पहुंचते हैं। जो नंदी का रथ है, जो नंदी भगवान का रथ है, वो उनको गुरु कोटेश्वरों को नंदी कहा जाता है। तो उनका जब रथ निकलता है उसकी पहली पूजा जो मादिगा है, जो सबसे दलित समुदाय में आता है, वहां वो पूजा करते हैं, तब उसके मंदिर के पंडित भी अंदर घुसते। आप ये बात आपने किसी को बताते थे नहीं हो, और आप ये कह रहे हो कि हाँ साहब ये सब चलता रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है ना, अभी तो आपको बहुत सारी चीजें उनको निपटाना है। ये लोग कैसे बोल कैसे रहे हैं, पहले इनसे निपटो। ये वामपंथियों को गाली दे रहे, ये बहुत वामपंथियों को चलिए गाली। थोड़ा आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, आपका विशेष क्षेत्र है। तो ममता जी को जो धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उससे कोई अंतर पड़ेगा क्या उनकी भाव मुद्रा में? मैं सर एक बात बता दूं आपको, कल चूंकि मैं जाने वाला हूं और निकल ही रहा हूं, अगले 2-3 दिन के अंदर की बात है, फ्लाइट वो उसका वो हो जाए, आप मिलेंगे तो उसी के लिए रुका हुआ हूं, आपके दर्शन करके चला जाऊंगा और क्या। तो इसीलिए जब यहाँ आएंगे और अनुपम के चाय पिला दूंगा, तो इसीलिए मैं वो उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। तो मैं ये देख रहा था, तो मैंने तमाम लोगों से बात की। आपने देखा होगा 2.5-3 महीने पिछली बार में रहा, पिछले चुनाव में, और सभी जगह घूम रहा था, गांव गांव घूम रहा था। चूंकि कंपनी की गाड़ी होती थी, अपनी लूंगा तो सेलेक्टेड जगह जाऊंगा, तो वहां मैं सब जगह घूम रहा था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने सब लोगों से बात की, कल बहुत लंबी बातचीत की अलग अलग से। जानते हैं उन्होंने कहा कि यहाँ ग्राउंड पे कहने लगे वो इतनी गुपचुप से वो कर रही है मेहनत बीजेपी, कह रही कि वो हमको दिखी नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम जिताया था, उन लोगों की बात कर रहा हूं। कहने लगे सर बीजेपी बहुत मेहनत कर रही, बस हमको नहीं दिख रही, आपको दिख रही होगी दिल्ली में बैठे हुए। और अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि यार ये बताइए बांग्लादेश का कितना असर पड़ेगा। मतलब अब चूंकि ग्राउंड पे चले जाएंगे तो अपने आप ही देखने लगेंगे, क्योंकि आपने सवाल किया तो जो अभी तक का जानकारी है लेटेस्ट वही शेयर करनी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने कहा कि साहब हमको यहाँ बांग्लादेश का कोई असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनको आज भी ये लग रहा है, जो वोटर है, कोर वोटर उनका टीएमसी का, कि यूपी और बिहार का जो आदमी यहां आया हुआ वो ज्यादा बड़ा दुश्मन है।
और ममता बनर्जी को वहां एक और, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको मैंने मेरे यहां भी नहीं किया, मैं सोच रहा था कि उसको करूंगा। आप ये सोचिए, पहले तो मुझे कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा प्रदेश के कि साहब ये टीएमसी और बीजेपी आपस में मिली हुई हैं। तो मैंने सोचा ऐसी बात कर रहा होगा, कह रहे। उसके बाद ये बात मुझे कोलकाता फ्री टाउन में रहने वाले आदमी ने कही, कहने लगे साहब इनकी मुलाकात, ये आपस में मिले हुए इसलिए नहीं जीतेगी बीजेपी। मैंने कहा क्यों नहीं जीतेगी? कहने लगे साहब उनका समझौता है। और उसने कारण बताया कि साहब देखो, अभिषेक बनर्जी ने बाहर निकल के नहीं कहा, वो जब महाभियोग वाला या स्पीकर के खिलाफ वाले प्रस्ताव में उसने कहा कि समर्थन नहीं किया, ये इन लोगों के बीच में आपस में मिला जुली। तो आप ये सोचिए, नरेटिव की वार में भी ग्राउंड पे टिक नहीं रहे। ये बहुत गड़बड़ स्थिति है, क्योंकि वहां भी अगर लोग अपने से निकल के, अपने पे डंडे खा के, अपने आप जूते खा के, अपने बच्चों को बलिदान करके अगर वो बीजेपी को जिताएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि बेहतर होगा बीजेपी के लिए। इस बार वही हो सकता है, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। अनुपम जी, आपका क्या समाचार है? सर वो धीरेन्द्र सर ने बताया कि बीजेपी काम कर रही है, लेकिन वहां के लोगों को ही नहीं दिख रहा है। मुझे तो हर जगह खबरों में केवल बाबरी मस्जिद ही दिख रही है, वो जो बाबरी ढांचा वो बना रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 2 साल मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे वही कांग्रेस वाला हाल होता चला जा रहा है कई स्थानों पर। जैसे राजस्थान में भी देख लो आप, अभी जब बात कर ही रहे थे ना कि भाई पन्ना प्रमुख आज तक किसी ने देखा नहीं है, स्वयं पन्ना प्रमुख कोई हो जाए, उसने स्वयं को देख लिया हो तो बात अलग है। उसी तरह से आज आप राजस्थान में भी देख लो। सर मैं निकलूं? सर अब आज्ञा दे तो दो। अभी तो बहुत टाइम है, पूरे 6 मिनट है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। तब बस इसी के बाद समाप्त कर देंगे। हाँ सर, मेरा ये कहना है सर कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो भी, मुझे नहीं पता आगे इनका क्या रेटरिक रहेगा या फिर आगे किस तरह के मुद्दों को ये उठाएंगे, पूरा का पूरा अभी तक इनका ध्यान केवल और केवल बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा है उसी के इर्द गिर्द सब कुछ समेट कर इन्होंने रखा है। जबकि मुद्दा सबसे बड़ा है वहां कार्यकर्ताओं की सुरक्षा। जो भी भाजपा का झंडा लेकर सड़क पर निकलेगा, उसको उस पे हमला, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जहां हमला हो जा रहा है, जहां एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री पे हमला हो जा रहा है, ऐसा हमला कि वो पाला बदल के वहां जाके उधर से मंत्री बन जा रहा है, तो वहां पे आप आम आदमी को कैसे वो आश्वासन देंगे कि आप भी वहां पे सुरक्षित हैं? ये लोग हुमायूं कबीर पर ही केवल हमला कर रहे हैं। अब इसके पीछे भी मुझे रणनीति ये लग रही है कि इन्हें लग रहा है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी कई राज्यों में काम जो है इनका आसान कर देते हैं, उसी तरीके से ये हुमायूं कबीर जो है वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वोट जो है वो काटेंगे। इन्हें नहीं पता है कि अब मुसलमान होशियार हो गया है, वो ये नहीं देखता है कि कौन हमारा अपना है, वो ये देखता है भाजपा को हरा कौन सकता है। और अब वो ऐसा भी नहीं होगा, अगर वो हुमायूं कबीर को जिताएगा भी तो केवल 1 या 2 सीटों पर नहीं जिताएगा, वो या तो 25-30 सीटें ही दे देगा कि टीएमसी उसके साथ गठबंधन में ही सीधा सरकार बना ले, जैसे उन्होंने किया है ना महाराष्ट्र में। उनको विकल्प मिला तो उन्होंने ओवैसी को जिताया, उन्होंने विकल्प मिला तो मालेगांव में अपनी इस्लाम पार्टी जो भी बनी है उसको भी जिताया। तो वो अब अपने लोगों को उस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, और वो ध्यान रखते हैं कि ऐसे मजबूत करें कि भाजपा कहीं इसका फायदा न उठा कर ले जाए, भाजपा न इससे जीत जाए। और तारिक भाई को तो ममता बनर्जी ने आज वो भी भेज दिया है, मतलब शुभकामनाएं भी अपनी भेज दी है, तारिक भाई उनके जीते हैं। सो वहां भी आप देखिए, एक ही मुझे लगता है उम्मीदवार हिंदू है जो जीता है बीएनपी का, गैश्वर चंद्र रॉय करके हैं। और उसके अलावा जो यहाँ तक कि जमात इतनी इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी है जिसकी पूरी की पूरी राजनीति ही वहां हिंदुओं पर हमला करके और भारत पर हमला करके चलती है, उसने भी एक हिंदू उम्मीदवार उतार दिया था। इन बेचारे हिंदू वहां इतने डरे हुए हैं कि उसको भी हरा दिया कि जमात से भाई कोई भी आएगा हम उसको वोट नहीं देने वाले हैं। और जमात इतनी बड़ी ताकत के रूप में वहां पे उभर रही है, 60-70 सीटें लेकर आना, जहां आप इससे मुझे लगता है कि 90 के दशक में उनको सीटें कुछ मिलती रही होंगी, उसके बाद से मैक्सिमम 18 सीटें, मैक्सिमम 18, और कहाँ ये सीधा अभी इतनी सीटों की संख्या तक पहुंच गए हैं, तो 70 पहुंच गए हैं। और कैडर, मुझे लगता है कि कैडर आधारित पार्टी थी बीएनपी, इसीलिए इनको अरे तो भैया वो पूरा दल बल और
CIA से लेके और यूनुस की जितनी भी शक्तियां थी सब लगी हैं, तब भी 70 पे पहुंचे। अरे भाई, राहुल गांधी से ही पूछ लेते, उनको एम्प्लॉय कर लेते वहां पे, तो पहुंचा देते वो मेजोरिटी पे। नहीं, और बांग्लादेश से तो सेलिब्रिटी सर आते ही है ना चुनाव प्रचार करने टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में, वहां से वो टीवी एक्टर वैसे एक बात बताऊं सर, अभी भी वो संपर्क करें तो वो ये यकीन दिला सकते हैं बांग्लादेश में कि 70 जो है 170 से ज्यादा होती हैं, जैसे 99 240 से ज्यादा होती है। चलिए, तो अब चर्चा को इसी मोड़ पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।